दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा एक ऐसे ब्राह्मण युवक के बारे में जिसने देश की खातिर अपना खतना भी करवा लिया और फिर उसने देश के लिए क्या क्या किया और आखिर में जिंदगी के आखिरी दिन किस तरह से बिताए। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के प्रख्यात जासूस रविंद्र कौशिक की। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद सरकार द्वारा जो अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, तो डिफरेंट प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे आ रही है। एक यूजर ने टिप्पणी करी है कि जब देश पहलगाम हमले को भूल जाएगा तब सरकार हमला करेगी और एक चूजा को मारेगी और देश को बताएगी कि उसने एक हाथी मार दिया है। ये अपना अपना गुस्सा है। उधर पहलगाम में भी कुछ लोग फिर से जाना शुरू हो गए। ऐसे लोगों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि इनको देश की चिंता नहीं है, समाज की चिंता नहीं है, ये सेकुलर वाले लोग हैं। वहां जाएंगे फिर मारे जाएंगे और फिर इनके परिवार चीखेंगे कि आतंकवादियों का सर लेके आओ और इनके लिए लड़ना हमें पड़ेगा। तो फिलहाल ये डिफरेंट प्रतिक्रिया है। लेकिन दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूं रविंद्र कौशिक के बारे में। 1953 में राजस्थान के श्री गंगानगर में एक ब्राह्मण परिवार में इस युवक का जन्म हुआ था। बचपन से ही नाटक करने की, नाटकों में भाग लेने की बहुत आदत थी। थिएटर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होता था। ये पार्टिसिपेशन बढ़ता रहा। एक बार वो एक थिएटर में एक नाटक में अपना रोल अदा कर रहे थे और रोल इस बात का था कि उस वक्त तक चीन भारत पर हमला कर चुका था। चीन भारत युद्ध के बाद का यह दृश्य था कि वो एक भारतीय सेना का अफसर है और उसको चीन की सेना ने पकड़ लिया। चीन की सेना उसको टॉर्चर कर रही है और कह रही है बताओ भारत की हमें गुप्त सूचना बताओ, भारत की सेना कहां पर है, क्या तैयारियां हैं, क्या प्लान है, ये सब बताओ। लेकिन वो कलाकार की हैसियत से दुश्मन की सेना को बड़े कायदे के साथ चकमा देता। उसकी इस अभिनय कला पर एक व्यक्ति बहुत खुश हुआ। यह संयोग था कि वो व्यक्ति जो उस दिन इस नाटक को देखने आया था वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक अधिकारी था। उसको लगा कि भाई ये व्यक्ति की जरूरत नाटक में नहीं है, नाटक कलाकार टीम में नहीं है। इस व्यक्ति की जरूरत तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को है। जबरदस्त एक्टिंग में यह व्यक्ति माहिर है और यह एक बहुत अच्छा जासूस बन सकता है। नाटक खत्म हो गया। ये रॉ अधिकारी उस युवक से मिलते हैं। एक दो मीटिंगें होती हैं और उसके बाद ये ऑफर करते हैं उसे कि तुम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में शामिल हो जाओ। वो रविंद्र कौशिक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और 1973 में वो रॉ ज्वाइन कर लेता है। 2 साल तक बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है इस व्यक्ति को और चूंकि ये तय करा गया कि इस व्यक्ति को मिशन पाकिस्तान पर भेजना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि नाटक में दुश्मन की सेनाओं को अपनी गोपनीय सूचना देने के लिए जो अभिनय कर रहा था वो जानदार था। तो उन्हें लगा कि इस व्यक्ति को पकड़ना किसी के लिए आसान नहीं है और पकड़ भी लिया तो इससे गोपनीय सूचनाएं लेना आसान नहीं है। तो यह तय हुआ कि इसको मिशन पाकिस्तान पर भेजा जाएगा। अब मिशन पाकिस्तान पर भेजना था तो एक नाम भी मुस्लिम रखना था और खतरा भी कराना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी
जो अल्टीमेट पहचान की जाती है कि ये व्यक्ति मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, वो खतने को देखकर ही करी जाती है। पहलगाम में भी यदि किसी ने ये कह दिया कि मैं मुस्लिम हूं, या किसी ने कलमा पढ़कर भी दिखा दिया, तो चेक करा गया कि ये मुस्लिम है या नहीं है, देखा गया था खतना है या नहीं है। और मैं बीच में आपको यह भी बता दूं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी हुई, तब पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को यह शक था कि शायद भुट्टो पाकिस्तान मुसलमान नहीं है, हिंदू है, क्योंकि उनके माता पिता में से एक जना हिंदू था। जब उनको जेल में फांसी दे दी गई, तो जिस जेल में वो थे, उस जेल के जेलर ने अपनी किताब में लिखा है कि जैसे ही फांसी के तख्ते से उनका शव उतारा गया, सबसे पहले चेक करा गया कि भुट्टो के खतना हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिलहाल रविंद्र कौशिक ने सहेश खतना भी करा लिया, और आखिरकार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो घड़ी आ गई कि इन्हें पाकिस्तान जाना था। सीमा पार बीएसएफ की, भारत की जो इधर की चौकी थी भारत की सीमा में, उससे थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति था जो एक खुले शौचालय में रहता था, तमिल भाषी था, और वो पाकिस्तान की ओर से भारत की सेनाओं पर निगाह रखता था, लेकिन ओरिजिनली वो व्यक्ति भारत का जासूस था और वो तमिल भाषी था। उसको सूचना दे दी गई कि भाई हम एक व्यक्ति को भेज रहे हैं, इसको सुरक्षित अंदर पहुंचा दो। हो गया, इशारे हो गए, वो पहुंचे और उस व्यक्ति से हाथ मिलाया और उस व्यक्ति को अंदर भेज दिया, और उसको अंदर भेज के वो सुरक्षित भारत की ओर आ गए। अब वहां पर जाकर रविंद्र कौशिक, जिनका नाम रखा गया था नबी अहमद शाकिर, ये इनको नाम दिया गया, और इनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के पाकिस्तानी मार्कशीट, सनद, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, वो सब बना के दे दिया गया। अब इन्होंने वहां पर जाकर तय करा कि पहले मैं पाकिस्तान के कानून का अध्ययन करूं, कि पाकिस्तान की लॉ क्या कहता है, और इन्होंने कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। हालांकि इधर जो भारत के हैंडलर थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये लॉ ग्रेजुएशन करे, क्योंकि शक ये था कि यदि यूनिवर्सिटी ने प्रारंभिक शिक्षा के डॉक्यूमेंट्स चेक कराए तो कहीं ऐसा ना हो भेद खुल जाए। लेकिन ये जो नबी अहमद शाकिर थे, ये बड़े परफेक्ट व्यक्ति थे। इन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और अपने डॉक्यूमेंट भी प्रॉपरली इनके चेक हो गए, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। ये ग्रेजुएट हो गए और इसी दौरान पाकिस्तान की सेना में वैकेंसी निकलती है और इनका पाकिस्तान की सेना में सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ, कुछ लोग कहते हैं एक लिपिक के रूप में सिलेक्शन हुआ, और इनको फर्स्ट पोस्टिंग गोडाउन के इंचार्ज बनाया गया। जब ये गोडाउन के इंचार्ज बनाए गए तो इनके पास तमाम सूचनाएं होती थी कि किस ब्रिगेड पर या किस बटालियन पर कितना हथियार है, कितना हथियार आ रहा है, कहां से आ रहा है और कहां जाएगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन इनके पास रहते थे। ये जमाना मोबाइल का नहीं था, ये जमाना पत्र लिखने का था। अब पत्र लिखकर सीधे भारत को सूचनाएं तो नहीं दे सकते थे, तो ये कोड भाषा में और एक विशेष तरीके की स्याही का इस्तेमाल करके दुबई
और कुवैत के एक पते पर पत्र लिखा करते थे। जो पता इनको बताया गया था कि पत्र यहां भेजना। दुबई और कुवैत के उस ठिकाने से उन पत्रों को सुरक्षित भारत लाया जाता था और यहां पर उसके हिसाब से मूल्यांकन होता था पाकिस्तान की सेना का, और भारत की सेना उसी दृष्टिकोण से अपनी तैयारियां करती थी। तो सूचना होती थी कि किस बटालियन कहाँ जा रही है, कहाँ रही है, और भी जो भी सूचना मिलती थी वो मिल जाती थी। धीरे धीरे इनका प्रमोशन हो गया और ये मेजर बन गए पाकिस्तान की सेना में। इसी दौरान एक पाकिस्तान का एक सैनिक था अमानत, उसकी बेटी से इन्होंने शादी कर ली और वहीं फ्लैट पर रहने लगे। धीरे धीरे इनके एक परिवार में एक बच्चा भी हुआ। वो इनका एक बेटा था जिसका नाम अरीब अहमद खान था। हालांकि कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि बेटा नहीं हुआ था, बेटी हुई थी, लेकिन अधिकांश लोगों का दावा यह है कि बेटा हुआ था और उसका नाम अरीब अहमद खान रखा था। अब लगातार ये भारत को सूचनाएं भेज रहे थे और भारत को इनसे बहुत ज्यादा यूजफुल जानकारियां मिल रही थी। स्थिति यह थी कि भारत के प्रधानमंत्री को भी व्यक्तिगत रूप से इनके बारे में पता था कि पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए हैं और ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट है और इनका नाम नबी अहमद शाकिर है। भारत ने इनको कोड नाम दिया था ब्लैक टाइगर, ब्लैक टाइगर का नाम दिया गया। अब ये 1983 तक बहुत बढ़िया तरीके से इनका जीवन कटता रहा, सूचनाएं भेजते रहे, परिवार भी इनका चलता रहा। अब भारत में तय होता है कि भाई रविंद्र कौशिक ने अपना काम पूरा कर लिया है, अब इनको भारत वापस बुला लिया जाए। तय होता है कि हम एक दूसरे एजेंट को भेजेंगे और रविंद्र कौशिक वापस भारत आ जाएंगे। और इनको बाकायदा एक पत्र के माध्यम से इनको भी पत्र जाते थे और वो अलग अलग देशों से भेजे जाते थे ताकि किसी प्रकार का शक ना हो, और कुछ विशेष तरह की स्याही और विशेष तरह की भाषा जो इनको सिखा दी गई थी उस भाषा में वो पत्र भेजे जाते थे। इनको बता दिया गया कि इनके जगह पर इनायत मसीह नाम का एक दूसरा एजेंट आ रहा है, उसका नाम रखा गया था इनायत मसीह, और कहा गया कि इनायत मसीह आपसे मिलेगा, आप उसको प्रॉपर ठिकाने पर पहुंचवा देना और आप वापस भारत आ जाना। नबी अहमद शाकिर तैयार हो गए कि सही अब मेरा मिशन पूरा हो गया, मैं भारत वापस चला जाऊंगा, और वो इनायत मसीह की प्रतीक्षा करने लगे। अब इसी दिन 1983 की बात है कि वो एक दिन जब सुबह मैस में पहुंचे तो 3 व्यक्ति आए मैस के अंदर। सूटेड बूटेड था, टाई वाई लगी हुई थी, लगता था कि कोई बड़े अफसर है, और वो ये भी मैस में बैठे हुए थे, नबी अहमद शाकिर। इनके पास आके बैठ गए, इनको उन्होंने परिचय दिया कि हम रावलपिंडी मुख्यालय से आए और यहां कुछ जायजा लेने आए, और इनसे कुछ बातें करने लगे कि भाई कैसा लगता है तुम्हें सेना में, क्या हाल है सेना के, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे कितने बीवी बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी कहाँ की रहने वाली है, किसकी बेटी है, ये सब बातें करी। नबी अहमद शाकिर को कुछ शक हो गया
कि भाई ये तीन व्यक्ति मेरे घर परिवार, मेरा मूल निवास, मेरी पत्नी का घर, इस सारे बारे में, यदि ये मुख्यालय का दौरा करने आए हैं, यहाँ बटालियन का या जो भी ब्रिगेड है उसका दौरा करने आए हैं, तो ये मेरे बारे में क्यों जानकारी ले रहे हैं? जब वो उठ के गए कि मैं कुछ टहल के आता हूं, तो बोले चलो हम भी तुम्हारे साथ टहलने चल रहे हैं, और वही मैस में उनके साथ टहलने चले गए। बात है वही कि कितने समय हो गया तुम्हें सेना में काम करते हुए, क्या हो गया, और चले गए। उसके बाद अब इनायत मसीह को, इनको जब पत्र मिला था 1 महीना बीत चुका था, और इनायत मसीह नबी अहमद शाकिर के पास तक नहीं पहुंचे थे। नबी अहमद शाकिर को शक हो गया कि भाई हुआ क्या, 1 महीना हो गया, मेरे पास सूचना आए हुए कि इनायत मसीह को सीमा में प्रवेश करा दिया गया, लेकिन इनायत मसीह अभी तक मेरे पास नहीं आया। और आज जो ये तीनों अधिकारी आए हैं, ये मुझसे डिफरेंट इंक्वायरीज कर रहे हैं, मेरे परिवार के बारे में, मेरे निवास के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में, मेरी पत्नी के मायके के बारे में। इनका दिमाग घूमने लगा कि लगता है कोई गड़बड़ हो गया, क्योंकि इनायत मसीह अभी तक आया नहीं है, और इनको शक हो गया पक्का कि शायद इनायत मसीह पकड़ा गया। अब ये घर आ जाते हैं, घर पे बड़े बेचैन थे। पत्नी, इनकी पत्नी जिनका नाम था पत्नी भी इनकी बहुत बेचैन थी, और पत्नी ने इनसे पूछा कि आज बेचैन क्यों लग रहा हो? इन्होंने कहा कि आज कुछ दिक्कत है मुझे, और हो सकता है हमारा तुम्हारा साथ अब लंबे समय तक ना रहे। पत्नी ने कहा ऐसा क्यों कह रहा हूं? बोले आज सेना के मुख्यालय से 3 लोग आए थे और कुछ अजीब तरीके की बातें कर रहे थे, इसलिए हो सकता है मेरा ट्रांसफर हो जाए, मुझे कहीं और भेज दिया जाए, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ ना रह सकूं। रात को खाना खाया, खाना खाते हैं अचानक से इनका गेट कोई नॉक करता है। गेट पर 3 लोग खड़े होते हैं, इनकी पत्नी गेट खोलती है और वो पूछते हैं कि नबी अहमद शाकिर कहाँ है? पत्नी ने कहा कि अभी है, अभी खाना खाया, आराम कर रहा है। बोले उन्हें बाहर भेजो। जैसे ही नबी अहमद शाकिर बाहर आते हैं, देखते हैं वही तीनों अधिकारी जो सुबह मैस में मिले थे और जो इनसे पूछताछ कर रहे थे, जो इनके साथ टहल रहे थे, वही तीनों अधिकारी हैं। बस इनका दिमाग चकरा गया, ये समझ गए कि आज पकड़ा गया मैं। उन तीनों ने कहा सेना मुख्यालय का आदेश है, आपको अभी ऑफिस चलना होगा, कुछ जरूरी कागजात चेक करने हैं और कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। इन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया गया। ये बड़ी खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए, हालांकि इनके मन को यह एहसास हो गया था कि अब मैं गिरफ्त में आ चुका हूं। जहां बताया था वहां लेकर नहीं गए वो तीनों अधिकारी, एक अलग बिल्डिंग में ले गए, और उसके बाद एक गेट कमरा खुला और उनमें से एक अधिकारी ने इनके पीछे से गर्दन पकड़ी और उस अंधेरे कमरे में को धक्का दे दिया। अब वहां एक गोल मेज पड़ी थी और उस पर 4 कुर्सियां पड़ी थी। तीनों अधिकारी एक तरफ बैठ गए, इन्हें एक तरफ बैठा लिया गया, और एक अधिकारी ने इनसे पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो, सच सच बताओ कि तुम कहां के रहने वाले हो। इन्होंने कहा मैं नबी अहमद शाकिर हूं, मैं एक मुसलमान हूं और मैं एक पाकिस्तान का नागरिक हूं। अचानक दूसरे अधिकारी ने इनको पीटना शुरू कर दिया और इन्हें बुरी तरह पीटा। इनके बाल पकड़ के इन्हें जमीन में गिरा दिया और इनको खूब मारा, फिर इन्हें कुर्सी पर बैठा दिया गया। अब तीसरा अधिकारी बड़े शांति से पूछता है, मिस्टर रविंद्र कौशिक, सच सच बता दो कि तुमने क्या क्या सूचनाएं भारत को भेज दी।
जैसे ही तीसरे अधिकारी ने कहा कि मिस्टर रविंद्र कौशिक, ये समझ गए कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि इनायत मसीह पकड़ा गया। और इनायत मसीह ने सारा भेद खोल दिया। उसने मेरा नाम बता दिया, उसने मेरा पता बता दिया। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इनको रात को बुरी तरह पीटा गया, कई दिन तक इन्हें टॉर्चर करा गया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और ये यही कहते रहे कि मेरा नाम नबी अहमद शाकिर है। आपके पास जो भी सूचनाएं हैं वो गलत है। मैं रविंद्र कौशिक कौन है मैं नहीं जानता। होगा कोई रविंद्र कौशिक। फिर इनसे पूछा इनायत मसीह कौन है, बोले मैं नहीं जानता। आखिरकार कई दिन तक इन्हें उसी कोठरी में बंद रखा जाता है और रोजाना इनको खूब पिटाई करी जाती है और इन्हें खूब टॉर्चर किया जाता है, लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोलते। इनकी पत्नी ये पूछने का प्रयास करती है कि आखिर मेरे पति कहाँ हैं, लेकिन सेना उनको कुछ नहीं बताती है। अभी भी मैंने आपको बताया था पिछले दिनों एक इमरान खान के समय के एयर मार्शल को गिरफ्तार कर लिया है, आसिम मुनीर ने, और उनके पत्नी को भी नहीं बताया जा रहा है कि उनके पति कहां पर है। वो पठान है और आसिम मुनीर को शक है कि या तो ये मिला हुआ है भारत से और या ये पठान है इसलिए हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर पंजाबी पाकिस्तान है, पंजाबी मुसलमान है और पाकिस्तान की सत्ता पर पंजाबी मुसलमानों का कब्जा है। तो नबी अहमद शाकिर को आखिरकार फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन पर मुकदमा चलता है और इनको पाकिस्तान की कोर्ट फांसी की सजा दे देती है। लेकिन इन्होंने कभी भी यह स्वीकार नहीं करके दिया कि मैं रविंद्र कौशिक हूं। लेकिन जब इनको फांसी की सजा हो गई तो लगभग ये तय हो गया, ये भी जानते थे कि अब मैं बच नहीं सकता और अब मेरा जीवित रहना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद भी रविंद्र कौशिक ने, इनके पास भी बहुत सारी सूचनाएं थी भारत की, लेकिन पाकिस्तान की सेना को कोई सूचना नहीं थी। इन्हें अथाह टॉर्चर करा गया। यह बात पाकिस्तान भारत की सेना को इसलिए लगती है क्योंकि भारत की सेना अपनी मुकम्मल योजना पर काम करती रही। तो भारत की सेना का कोई योजना लीक नहीं हुई। तो भारत की सेना को ये तो पता लग गया कि इनायत मसीह भी पकड़े गए और ये नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक भी पकड़े गए। लेकिन इनायत मसीह ने तो भेद खोल दिया, लेकिन रविंद्र कौशिक ने कोई भेद नहीं खोला। सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं वह रविंद्र कौशिक, और सुप्रीम कोर्ट इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है। इन्हें पता था कि अब पाकिस्तान की सेना को सब कुछ पता लग गया है। तब रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान के उन अधिकारियों से सिर्फ ये कहा कि मेरी पत्नी से कुछ मत कहना। शायद उसका नाम अमानत था, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता है, वो निर्दोष है। मेरा बेटा अरीब अहमद खान है, उसको भी कुछ नहीं पता है, उससे कुछ मत कहना, वो भी निर्दोष है। और कहा कि अमानत के यदि आप लोग करा सको तो अमानत के जीवन यापन की व्यवस्था करा देना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे गुनाहों की सजा अमानत को मिले जो इनकी पत्नी थी, और वो जिंदगी के शेष दिन परेशानियों में काटे। फिलहाल इनको सुप्रीम कोर्ट ने इनको आजीवन को सजा आजीवन जेल की सजा दे दी, उम्र कैद की सजा दे दी और इन्हें जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है और यह दुनिया के तमाम जासूसों के साथ होता है। उस समय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति तो भारत का शासक था नहीं।
भारत की सरकार ने स्वीकार नहीं करके दिया कि ये नबी अहमद शाकिर हमारा नागरिक है। आपने देखा होगा पाकिस्तान भी अपने नागरिकों को नहीं स्वीकार करता, नहीं कहता कि हमारा नागरिक है। जैसे भारत में जासूस पकड़े जाते हैं, उनने कारगिल में शव लेने से भी मना कर दिया था कि हम शव नहीं लेंगे, ये हमारे नहीं। वही स्थिति रविंद्र कौशिक के साथ हुई। कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। इनका परिवार को यह पता लग चुका था रविंद्र कौशिक जेल में है और उसको आजीवन उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने तमाम सरकारों से निवेदन किया कि आप अब यह स्वीकार कर लो कि रविंद्र कौशिक खुफिया एजेंट था और पाकिस्तान से बात करो और किसी तरीके से उसको भारत वापस ले आओ ताकि वो अपने शेष दिन शांति से गुजार सके। वहां उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। अब रविंद्र कौशिक ने जेल में रहकर भी अपने घर को पत्र लिखने शुरू कर दिए और उन्हें बताया कि मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे कितना किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है वो अपने विवरण अपने खतों में लिखते थे। वो खत उनके परिवार से पढ़े नहीं जाते थे, लेकिन सरकार इस बात के लिए, कोई भी सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि रविंद्र कौशिक को भारत का जासूस मान लिया जाए। इस दौरान इंदिरा गांधी से लेकर अटल जी तक की सरकारें रही और बीच में जो कई सरकारें बनी वो भी सरकारें बनी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस प्रस्ताव पर हाँ नहीं करी। रविंद्र कौशिक जेल में बहुत बीमार रहने लगे क्योंकि उन्हें कोई उपचार तो दिया नहीं जाता था। इतना टॉर्चर करने के बाद भी आखिर तक रविंद्र कौशिक ने भारत के बारे में कोई सूचना नहीं दी और पाकिस्तान के एक अधिकारी ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने जासूस बहुत देखे, पाकिस्तान का कोई जासूस होता तो इतनी पिटाई पर, इतनी टॉर्चर पर वो हमारे सारे भेद खोल देता। हमने बस समझ लो रविंद्र कौशिक की जान नहीं लिया, लेकिन हमने इसको इस कदर टॉर्चर करा है कि बस अल्लाह जानता है। लेकिन इसने हमें भारत के बारे में कोई भेद नहीं बता के दिया। इसने हमें यह नहीं बता के दिया कि मैंने भारत को क्या क्या सूचनाएं भेज दी और भारत की क्या क्या सूचनाएं मेरे पास है। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन उन्होंने भारत की खुफिया सूचनाएं देने से इनकार कर दिया और बार बार कहता रहा, तड़पाओ मुझे, मारो मुझे, पीटो मुझे, मैं चिल्लाऊंगा, रोऊंगा, तड़पूंगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं भारत की सूचनाएं आपको नहीं दूंगा, आप मेरी जान लेने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, वो जान ले सकते हो। ऐसा था ये ब्लैक टाइगर, जिसका जन्म राजस्थान की धरती पर हुआ था, श्री गंगानगर जिले में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और जिसका नाम रविंद्र कौशिक था। बाद में इनके परिवारों ने सरकार से एक अनुरोध किया कि आप कम से कम हमारे पुत्र के, जो उसने भारत सरकार के लिए सेवा करी है, इस बात को तो रिकॉग्नाइज कर दो। हमें पैसा नहीं चाहिए, आप हमें पैसा मत दो, क्योंकि उसके परिवार को बहुत पैसा भी नहीं मिला। उन्होंने कहा पैसा नहीं चाहिए, उनके परिवार ने कहा पैसा नहीं चाहिए, चलो आप सुरक्षित भी वापस नहीं ला सकते, आप मत लाओ सुरक्षित, लेकिन ये तो कह दो कम से कम कि रविंद्र कौशिक हमारा जांबाज था, हमारा ब्लैक टाइगर था, हमने उसे पाकिस्तान भेजा था और उसे पाकिस्तान ने दुनिया का हर जुल्म उसके ऊपर कर दिया, लेकिन उसने देश के साथ गद्दारी नहीं करी और भारत के किसी भेद को, दुश्मन को नहीं दिया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ आपको ये बता रहा हूं, भारत की किसी भी सरकार ने ऐसा भी करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, जासूसों की जिंदगी में कहानियां सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जासूसों की जिंदगी का
अंत बहुत बुरा होता है। जो जासूस सुरक्षित वापस आ गया वो तो सही है, लेकिन जो जासूस दुश्मन के चंगुल में फंस गया वो दुनिया का हर जुल्म सहता है अपने ऊपर। और ऐसा नहीं है कि वो भेद दे देगा तब बच जाएगा। पाकिस्तान की सेना ने उसको यह ऑफर भी करा कि तुम पाकिस्तान के जासूस बन जाओ और भारत सुरक्षित वापस भेज देंगे हम, तुम्हारी पत्नी को भी हम भारत भेज देंगे, तुम्हारे बेटे को भी भारत भेज देंगे, और तुम्हें हम पाकिस्तान का नागरिक पाकिस्तान का वीजा पासपोर्ट सब कुछ बना कर देंगे कि तुम सुरक्षित रूप से भारत और पाकिस्तान आते जाते रहो। लेकिन रविंद्र कौशिक ने इसको भी स्वीकार कर, वो चाहता तो इस ऑफर को स्वीकार कर लेता और एक बार भारत आता तो अपने परिवार से मिलता और पाकिस्तान वापस नहीं भी जा सकता था। लेकिन रविंद्र कौशिक ने कहा मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, और उसने पाकिस्तान का जासूस बनने से भी इनकार कर दिया। ऐसा था ये ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक। दोस्तों, इस बात का आखिरकार बहुत कष्ट जब हो गए और उसको भी ये लगा कि भारत की कोई सरकार मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, मुझे वापसी के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो रविंद्र कौशिक का दिल टूट गया और उसने अपने अंतिम पत्र में अपने परिवार को लिखा, यही फर्क है भारत में और अमेरिका में। उसने कहा यदि मैं अमेरिका का जासूस होता तो यकीन मानो पाकिस्तान के धज्जे उड़ा देता अमेरिका, और जेल में भी यदि मुझे पाकिस्तान की होता तो पाकिस्तान मुझे इतना टॉर्चर नहीं कर सकता था और अमेरिका के राजनयिक जेल में मेरा ख्याल रखते। लेकिन कोई मेरा हालचाल पूछने नहीं आ रहा, कोई मुझे दवाई देने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है, रोटी देने वाला नहीं है। मैं तड़प रहा हूं और बस मरते, अब पता नहीं किस दिन मर जाऊंगा और मुझे जिंदगी का ये अफसोस रहेगा कि मैंने जिस देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी उस देश की सरकार ने मेरे कार्यों को स्वीकार नहीं किया, मेरी मेहनत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। छुड़ाना तो बहुत दूर की बात है। ये उनका आखिरी पत्र था और 2001 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जेल में ही रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। उसका परिवार आखिर तक इस गम के साथ जीता रहा कि हमने सरकार से रुपया नहीं मांगा। लोग आजकल कहते हैं कि मांग कर देते हैं 10 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, इतने दे दो। उसके परिवार ने कहा पैसा नहीं चाहिए था, बस भारत सरकार ही एक्सेप्ट कर लेती कि रविंद्र कौशिक हाँ हमारा ही आदमी है। वो एक बार अपनी ओर से प्रयास कर लेती पाकिस्तान से कि भाई इसे छोड़ दो, और यदि प्रयास भी नहीं करती तो कम से कम परिवार को वो रविंद्र कौशिक को भारत में सम्मान दे देती कि एक रविंद्र कौशिक जैसा जांबाज भारत की धरती पर पैदा हुआ जिसने था टॉर्चर झेल लिए, लेकिन पाकिस्तान भारत के बारे में कोई भी सूचना दुश्मन को देने से मना कर दिया। लेकिन अफसोस रहा उसके परिवार को, भारत की किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, आज ये कहानी लेके आया था आपके बीच में, रविंद्र कौशिक की थी। ऐसा जांबाज था रविंद्र कौशिक जिसको रॉ में भारत की ओर से मिला था टाइगर, ब्लैक टाइगर का नाम मिला था, और जो पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर के रूप में भेजा गया था। फिलहाल रविंद्र कौशिक को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उसे अपने चरणों में स्थान दे, जहां भी है, जिस रूप में भी है। उसने भारत की बहुत सेवा करी है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे जांबाजों को याद करो, अपने बच्चों को सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ, अपने रिश्तेदारों को सुनाओ कि भारत की धरती में ऐसे ऐसे जांबाज पैदा हुए हैं। दोस्तों, आज की बात यही खत्म कर रहा हूं, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार, और चलते चलते फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
नमस्कार।